सो मैं आपको बताऊंगा ऐसे 7 प्रोसेस जो कि मैं फॉलो करता हूं जब मुझे अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है। एंड आई थिंक सो कि ये जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी डिज़ाइनर्स हैं यही सारे के सारे 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सो ये जितने भी 7 डिज़ाइन प्रोसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पर यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स रिलीज़ कर दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो। इसके अलावा फिग्मा का भी जो कोर्स है वो भी रिलीज़ कर दिया हुआ है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आई बटन आ रहा होगा, आप मेरी होल प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो सबसे पहला फेज़ होता है ये होता है रिसर्च फेज़। अब ये जो रिसर्च फेज़ होता है इसमें सबसे पहले नंबर पर आप क्लाइंट जो है उसको चेकआउट करते हैं ऑल ओवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि वो कितना ज़्यादा एक्टिव है। उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, टिकटॉक सारी जगहों के ऊपर आप उसको प्रॉपर एक्सप्लोर करते हैं कि उसकी कितनी ज़्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस है। अब जो सेकंड पॉइंट आता है उसमें आपने एक प्रॉपर क्वेश्चनियर रेडी करना होता है। क्वेश्चनियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है तो आप उससे एक एक क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो आपके हर सवाल का जवाब दे सके और 1 घंटे की मीटिंग हो जाए। तो आप अपना एक क्वेश्चनियर बनाएं, उसके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड करें जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप क्लाइंट से उसके बिजनेस के बारे में पूछें कि वो एक्चुअली उसका ब्रांड जो है वो किससे रिलेटेड है, उसका क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या उसकी ब्रांड वैल्यूज़ हैं। और उसके बाद आप पूछें कि उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। क्योंकि अगर वो कार इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई वेबसाइट डिज़ाइन करवा रहा है तो ऑब्वियसली उसकी एक नीश मार्केट होगी जिसको वो टारगेट कर रहा है कि कोई उसकी कार्स को सेल करें या परचेज करें। इसके बाद आप पूछेंगे कि स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब कि उसका स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का, वो क्या चीज़ इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहा है। इसके बाद आप पूछेंगे कि उसका विजन क्या है नेक्स्ट 10 ईयर्स में, मतलब कि वो अपने ब्रांड को नेक्स्ट 10 ईयर्स में कहाँ देखता है, क्योंकि ये आपको हेल्प आउट करेगा उसकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में। इसके बाद आप पूछेंगे कि उसका जो ब्रांड है वो कौन सी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को। मीन्स अगर वो कार इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो वो क्या स्पेयर पार्ट सेल कर रहा है या फिर सर्विसेज कोई प्रोवाइड कर रहा है। अगर ई कॉमर्स से रिलेटेड है तो वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, शूज़ प्रोवाइड कर रहा है, बेल्ट प्रोवाइड कर रहा है या फिर कौन सी ऐसी नीश चीज़ है जो कि वो प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद आप पूछेंगे कि आपका जो बिज़नेस है वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है मार्केट में। मीन्स जो भी एक बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो मार्केट में सबसे पहले गैप देखता है कि कहाँ पर उसका जो बिज़नेस है वो फिट हो सकता है, उसके बिज़नेस में क्या यूनिकनेस है जो कि उसको बाकियों से अलग करती है। अब इसके बाद आपने जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है वो ये पूछना है कि आपका जो कंपेटिटर्स हैं उससे आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट कैसे होगी। मीन्स कि आपके कंपेटिटर्स भी अगर सेम चीज़ सेल कर रहे हैं तो आप जो सेल कर रहे हैं वो ही लोग क्यों लेंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होगा, तो वो भी आपने पूछना है। इसके बाद आपने पूछना है कि क्यों कस्टमर्स आपको चूज़ करें आपके कंपेटिटर्स को छोड़ के। मीन्स कि आपके कंपेटिटर्स का तो बहुत बड़ा नाम होगा तभी आप अपना ब्रांड बना रहे हैं, तो क्यों कस्टमर्स आपको चूज़ करें रदर देन आपके उस कंपेटिटर्स को। उसके अलावा आप अपने क्लाइंट से ज़रूर पूछें कि उनके कंपेटिटर्स एक्चुअली हैं कौन, क्योंकि हर एक नीश के ऊपर हर डिफरेंट कंपेटिटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कार से रिलेटेड है तो माइट बी पॉसिबल मर्सिडीज़, BMW, फोर्ड, इस टाइप के जो हैं कंपेटिटर्स हो सकते हैं। तो इट्स अप टू द क्लाइंट कि वो आपसे क्या चीज़ बनवाना चाह रहा है। उसके बाद आपने पूछना है कि आपको उनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी लगी है जिसकी वजह से आपने ये सोचा कि मैं भी उस टाइप की चीज़ कुछ बना सकता हूँ। इसके अलावा आपने एक और चीज़ पूछनी है कि आपको उनके बारे में कौन सी ऐसी चीज़ है जो अच्छी नहीं लगती, ताकि जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करें तो आपके माइंड में ये चीज़ हो कि आपने वो वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी। इसके बाद सेकंड फेज़ आता है, वो आता है क्लाइंट की कर्व। अब इसमें ये होता है कि आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं, आप क्लाइंट के साथ मीटअप करते हैं, फेस टू फेस हो या ऑनलाइन हो, जिसमें उसके ब्रांड के बारे में आप डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि उसका बेसिकली विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, उसकी ब्रांड वैल्यूज़ क्या है, वो क्या चीज़ बनवाना चाहता है। उसी में ही आपकी टाइमलाइन भी सारी डिसाइड होती
होती है, बजट भी होता है, ईच एंड एवरीथिंग होती है। ये एक्चुअली मेरा सबसे फेवरेट फेज है। अगर आपकी क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है फेस टू फेस, तो वो ज़्यादा बेटर चांसेस होते हैं कि आपकी जितनी भी जॉब है वो विन कर सकें या फिर वो जो प्रोजेक्ट है उसको विन कर सकें। बट हमारी जितने भी एशिया के लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये ट्राई करते हैं कि इनकी जो नीश मार्केट है जिसको ये टारगेट करते हैं, इवन मैं खुद जो टारगेट करता हूँ वो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको हम टारगेट करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑनलाइन जूम के थ्रू जो है वो मीटिंग कर रहे होते हैं। अब आपने सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चनियर में पूछ लिए हैं, बट स्टिल यहाँ पर आप 1 से 2 क्वेश्चंस पीछे रखिएगा ताकि जब आपकी क्लाइंट के साथ मीटिंग हो ताकि आप वो भी अंडरस्टैंड कर सकें। ऐसे आपकी थोड़ी उसके साथ फ्रेंडशिप भी हो जाती है। अब इसमें आपने ये पूछना है कि क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं और किसके लिए बना रहे हैं। अब इसके बाद थर्ड जो फेज़ आता है वो आता है स्ट्रेटेजी। अब आपको क्लाइंट की तरफ से क्वेश्चनर भी मिल गया, आपको उसके साथ मीटिंग के बाद आपको प्रोजेक्ट भी हैंड ओवर हो गया। अब सबसे पहले आपने एक स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी में ये आपके टाइपोग्राफी किस टाइप की होनी चाहिए उसकी वेबसाइट पे, जो कि उसके ब्रांड को प्रेजेंट कर सके। इसके अलावा उसकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप कैसे उसकी स्टोरी को प्रेजेंट करोगे। उसके अलावा आप स्ट्रेटेजी में ही यही देखोगे कि कौन सी उसकी जो टारगेट ऑडियंस है उसको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं देखना विजुअली, और वो कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर उनकी ट्रैफिक ज़्यादा जाती है, कौन सी वेबसाइट्स वो देखना चाहते हैं। और इसके बाद आप बनाओगे एक कस्टमर फनल। अब कस्टमर फनल क्या होता है, सबसे पहले नंबर पे इसमें आता है अवेयरनेस, मीन्स के उसके ब्रांड को, क्लाइंट के को आपने लोगों के माइंड के अंदर फिट करना है, क्योंकि अभी तक उसके ब्रांड को कोई जानता नहीं है। तो उसके ब्रांड को कैसे लोग जानेंगे ये आपने अपनी वेबसाइट में मेंशन करना है। कुछ ऐसी क्रिएटिविटी, कुछ ऐसी शेप्स, कुछ ऐसी चीज़ क्रिएटिव दिखानी है कि लोगों के माइंड के अंदर वो चीज़ बैठ जाए। इसको कहते हैं अवेयरनेस। अब जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन में क्या होता है कि लोगों को पता तो है आपके ब्रांड के बारे में, लेकिन वो स्टिल आपको नहीं बल्कि आपके कंपेटिटर्स को जाकर चूज़ करते हैं, उनसे चीज़ें जाकर बाय करते हैं, बट वो आपसे बाय नहीं करते। तो आपने ये देखना है कि वो हमसे कैसे बाय करें। क्या जो उनके कंपेटिटर्स हैं उनकी वेबसाइट इतनी ज़्यादा अच्छी है कि लोग सिर्फ उसे ही चूज़ कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट को नहीं चूज़ कर रहे। ये भी आपने सारी की सारी डिटेल चेकआउट करनी है। अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है कन्वर्जन। मीन्स क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आ गया, उसने आपकी वेबसाइट को होल गो थ्रू किया, स्टिल उसको कुछ चीज़ों का इशू आ रहा है और वो छोड़कर जा रहा है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि आपकी चीज़ें बाय कर रहे हैं, लेकिन जो छोड़ के जा रहे हैं वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं ये आपको चेकआउट करना है। क्या आपका यूएक्स अच्छा है, क्या आपका यूआई अच्छा है, तो ये सारी चीज़ों को आपने फिगर आउट करना है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है फोर्थ वन, लॉयल्टी। कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर एक लॉयल्टी दिखानी है कि मीन्स अगर कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है तो उसको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो उसको सबसे फर्स्ट पे ही मिल जाए, रादर देन कि वो उसको 8वें या 9वें पेज पर जाकर मिले। तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी आपको जिसकी वजह से जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर रुके, देखे और फिर बाय करे और उसको किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। अब जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है मूड बोर्ड। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च का मतलब आपने पिंटरेस्ट, बिहांस, ट्रिबल, अवार्ड्स, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को चेकआउट करना है कि इस टाइप की, फॉर एग्जांपल आप आईफोन से रिलेटेड कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने देखना है कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आईफोन से रिलेटेड किस किस टाइप की वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। आपने उन सारी वेबसाइट्स को अपने फिग्मा में कॉपी करना है और चेकआउट करना है कि उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी है और फिर उसमें से एक चीज़ फाइनलाइज करनी है। इसके अलावा आपने देखने हैं जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो अभी ब्रांड्स आपके कंपेटिटर्स हैं उनकी वेबसाइट्स की लुक एंड फील कैसी है, वो कैसे कलर्स यूज़ करते हैं, कैसे फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, कैसी पिक्चर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्रिएटिव एनालिसिस करना है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसी कौन सी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो कि उनकी वेबसाइट पे नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनकी वेबसाइट पे आपको अच्छी लगती है और वही आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो मूड बोर्ड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी टाइपोग्राफी, दूसरे नंबर पे होते हैं आपके यूआई सैंपल्स, तीसरे नंबर पे होता है आपका लेआउट, एनिमेशंस और फिर कलर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपने फिगर आउट करना होता है और उसका एक डिज़ाइन सिस्टम बनाना होता है ताकि आप जब अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करें तो आपके पास ये सारी चीज़ें पड़ी। अब इसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे पॉइंट आता है वो आता है वायर फ्रेम एंड यूज़र फ्लो। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि आप सिंपली सबसे पहले रफ सा ड्रा करते हो स्केच कि आप अपने क्लाइंट को दिखा सको कि आपके जो है ये चीज़ें ऐसे आएंगी, ठीक है। क्लाइंट को उस चीज़ को चेकआउट करता है, देन आपको
आपको उसके ऊपर फीडबैक देता है। इसके अलावा जो है आप उसके बाद वायर फ्रेमिंग के ऊपर आते हो, और उससे भी पहले आप क्या बनाते हो, यूज़र फ्लो। यूज़र फ्लो बेसिकली होता क्या है कि आपका सबसे ऊपर होम पेज आएगा, उसके बाद नीचे अबाउट अस सेक्शन आएगा, उसके बाद जो है नीचे फॉर एग्जांपल फीडबैक आ गया, उसके बाद FAQs आ गया, उसके बाद फुटर आ गया। और अगर अबाउट अस जो सेक्शन है उसके ऊपर कोई आपका कॉल टू एक्शन बटन लगा हुआ है, कोई भी उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो कौन से पेज के ऊपर नेविगेट होगा, ये एक प्रॉपर यूज़र फ्लो बनेगा आपकी होल वेबसाइट का। ठीक है, ये यूज़र फ्लो बनने के बाद आप वायर फ्रेमिंग बनाते हो। वायर फ्रेमिंग मीन्स कि आपके जो जिसको आप लो फाइडेलिटी डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, अब लो फाइडेलिटी डिज़ाइन क्या होता है कि आपने कोई भी वेबसाइट का डिज़ाइन बनाया, उसके अंदर आपने उसके कलर्स नहीं ऐड किए, उसके अंदर आपने उसकी टाइपोग्राफी नहीं ऐड की, कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ एक सिंपल सा डमी सा वायर फ्रेम क्लाइंट को प्रोवाइड कर दिया ताकि उसके माइंड में चीज़ बैठ सके कि जब उसकी वेबसाइट डिज़ाइन होगी तो उसकी लुक एंड फील कुछ ऐसी होगी। आप बहुत ज़्यादा कंटेंट अपनी वेबसाइट पे मत ऐड करें जिसकी वजह से जो है आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील ही ख़राब हो जाए, क्योंकि आपने ये शायद कोड सुना हो, शो डोंट टेल। इसका मतलब ये होता है मीन्स लोगों को दिखाओ रेदर देन उनको बताने की बजाय। अब इसके बाद जो 6th फेज़ आता है वो आता है द डिज़ाइन फेज़। इसमें आपने सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी का अपने माइंड में ज़रूर रखना है कि आपकी जो डिज़ाइन हो उसकी लुक एंड फील, उसकी स्टोरी टेलिंग, उसके कलर्स, उसकी टाइपोग्राफी, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होनी चाहिए। उसमें अपने मार्जिन, पैडिंग, उसके बाद अलाइनमेंट्स, इन सारी चीज़ों का अपने प्रॉपर ख्याल रखना है ताकि आपकी वेबसाइट जब डिज़ाइन हो उसकी प्रॉपर एक लुक एंड फील निकले और वो आपके जो कंपेटिटर वेबसाइट्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब इसके बाद जो लास्ट 7 पॉइंट है वो है आपका डेवलपमेंट एंड QA। मीन्स अगर आपको डेवलपमेंट आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये वाला पॉइंट आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। बट अगर आपको डेवलपमेंट आती है तो उसमें आप वेबफ्लो को यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइनर्स के लिए वेबसाइट्स बनाई गई हैं। इसको आप नो कोड वेबसाइट्स कह सकते हैं। मीन्स आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही वेबसाइट को डेवलप करना है। अब देखो, क्लाइंट को अगर आप डिज़ाइन की सर्विसेज के साथ डेवलपमेंट की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको डेवलपमेंट के लिए किसी एक डेवलपर की सेपरेट ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ही वन टाइम सोल्यूशन हो उसके लिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपने वेबफ्लो को सिलेक्ट कर लिया, आपने उसकी वेबसाइट भी डेवलप कर ली, अब आपने उसको प्रॉपर QA करना है, मतलब कि क्वालिटी एश्योरेंस देखनी है आपने कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि निगलेक्ट की जा सकती हैं, जो कि एक्स्ट्रा हैं, या फिर वो डिज़ाइन से रिलेटेड एग्जैक्ट वैसी डेवलपमेंट नहीं हुई है जैसी कि डिज़ाइन में है। तो आपने उन सारी चीज़ों को मैच करने के बाद देन आपने हैंड ओवर करना है अपने क्लाइंट को। सो आई होप सो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डिज़ाइन प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ों को अपने माइंड में रख के देन हमें अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहिए। सो आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ग्रुप का भी लिंक है, आप क्लिक करके मेरा विजिट चैनल कर सकते हैं और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।